और ये देखिए फांसी दो के नारे अधिवक्ता जो है वो लगातार लगाते हुए नजर आ रहे। खासा आक्रोश जो है वो अधिवक्ताओं में भी है। ये तमाम वो अधिवक्ता है जो कभी ना कभी इनमें से कुछ अधिवक्ता कोई ना कोई केस इनके खिलाफ लड़े ही होंगे, लेकिन गवाह कभी इनके खिलाफ गवाही नहीं देता था। यही वजह है कि आज अधिवक्ताओं में भी आक्रोश है और फांसी दो के नारे अधिवक्ता लगा रहे हैं। इतना आक्रोश अधिवक्ताओं में देखने को मिल रहा है। ये कोर्ट के अंदर के अशरफ की वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं। यही तो पुलिस का हमारे सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े। धीरेन्द्र देखिए अंदर के जो वीडियो सामने आ रहे अधिवक्ताओं में खासा आक्रोश है। फांसी दो किनारे अधिवक्ता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा बड़ा ही रेयर होता है जब कोई अधिवक्ता किसी मुलजिम के खिलाफ इस प्रकार से नारे लगा रहे हो। जी बिल्कुल। और यही वजह रही कि जब उसकी हत्या होती है तो वो वकील के ड्रेस में होता था और उसके बाद उसी ड्रेस में उसकी हत्या कर दी जाती। उसके बाद यहाँ के वकीलों में आक्रोश पनपा था और लगातार तो यहाँ पर हड़ताल की गई थी। हाई कोर्ट में भी हड़ताल की गई थी और सुरक्षा की मांग की गई थी कि जो जिस तरीके से वकील पैरवी करता है वो जब उसकी हत्या हो जाती है उसमें उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उसको कई दिनों तक यहाँ पर हड़ताल रही है, वकीलों में आक्रोश रहा है। आज जिस तरीके से उमेश पाल अपहरण केस में जो फैसला आने जाना है, वकीलों को भी इस तरीके से जो ये दुर्दांत अपराधी है उनके सख्त से सख्त जो सजा है उसकी मांग कर रहे हैं। हालांकि हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से जब काफी अरसे के बाद माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ जब कोर्ट परिसर पहुंचते हैं और दोनों आमने सामने होते हैं तो अशरफ अपने भाई को पकड़कर फूट फूट कर रोता है। ये भी जो खबरें चलके बाहर आ रही हैं। तो निश्चित तौर पे अब जो दूसरे को रुलाता था, जो माफिया दूसरे के घर के परिवार को पूरी तरीके से छिन्न भिन्न करने का करता रहा और लगभग 4 दशक तक 40 वर्षों तक उसका एक छत्र साम्राज्य रहा, लेकिन आज वो कोर्ट परिसर में गिड़गिड़ा रहा है। आज वो अपनी सलामती के उसका परिवार और खुद अपनी सलामती की दुआ मांग रहा है। तो निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि योगी की सरकार है और योगी की सरकार में जिस तरीके से अब ताबड़तोड़ कार्रवाई माफिया के ऊपर की जा रही है उसको कहीं न कहीं अंदर से भय जरूर है कि अब जिस तरीके से उसका आतंक है उसका अंत होने का समय आ गया है। और यही वजह रही कि चाहे उसका परिवार रहा हो, चाहे वो खुद अतीक और अशरफ रहे हो, अपने जान की सुरक्षा का गुहार लगा रहे थे। ये जेल से बाहर निकलना नहीं चाह रहे थे। यहाँ तक कि साबरमती जेल से जब इनको बाहर ले जाना के लिए कोर्ट में यहाँ पर जब पेशी के लिए ले जाने की बात कही जा रही थी तो फिर भी यहाँ पर पेशी के आने के लिए तैयार नहीं था। अशरफ ने बाकायदा एक याचिका दाखिल किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि उसकी जो भी सुनवाई हो वो जेल के अंदर यानी बरेली जेल में बनता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो, उसकी जेल न बदली जाए, उसके सुरक्षा के चाकचौबंद व्यवस्था की जाए। इस तरह के लेकर उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल किया था जिसमें उसको सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को उसके सुरक्षा का निर्देश दिए थे। तो जिस तरीके से अब ये जो आतंक का पर्याय बन चुका था, जो दुर्दांत अपराधी था, अब वो अपनी सलामती का दुआ मांग रहा है। जिस परिवार की झलक कोई नहीं देख सकता था, अब उसकी पत्नी मीडिया के सामने गिड़गिड़ा रही है कि हमारे पति की हत्या कर दी जाएगी। तो निश्चित तौर पे अतीक अहमद की जो बहन है लगातार उसको अपने भाई के इनकाउंटर का डर सता रहा है। आज जिस तरीके से कोर्ट में पेश हुए हैं और पेश होने के पहले साफ तौर पे जिस तरीके से अशरफ अपने भाई अतीक अहमद को लिपट कर रोता है तो कहीं न कहीं ये जरूर दर्शाता है कि अब ये अंदर से माफिया टूट चुका है। जो कल खून का आंसू दूसरे के परिवार को रुलाता था, आज वो खुद फूट फूट कर रो रहा है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब इसके ऊपर इसके परिवार के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अगर हम बात करें अतीक अहमद के परिवार पर तो अतीक अहमद खुद जेल में है, उसका जो बड़ा बेटा है वो जेल में है, उसका जो दूसरे नंबर का बेटा अली है वो 5 करोड़ की रंगदारी मांगे जाने के मामले को लेकर वो नैनी जेल में बंद है। तीसरा बेटा जो असद है वो 5 लाख का इनामी है, वो फरार चल रहा है। इसकी पत्नी 25,000 रुपए
का इसके ऊपर इनाम है और वो भी फरार चल रही है। पूरे परिवार को पुलिस तलाश रही है और पूरा परिवार इस समय कानून के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। लगातार जिस तरीके से पुलिस इनके पकड़ने के लिए छापामारी कर रही है, लगातार टीमें बनाई गई हैं, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं अब इनको अपने ऊपर ये डर जरूर सताने लगा है कि उनके ऊपर अब कानून का शिकंजा कसने लगा है। जी, देर बाद अब इनका जो सजा है वो भी तय कर दी जाएगी धीरेन्द्र। और सब आपने कहा कि कानून का जो साम्राज्य है कहीं ना कहीं अब वो कायम होता नजर आ रहा है, और यही वजह है। देखिए कई मामले में कोई कभी गवाह नहीं खड़ा हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ जब 8 गवाह अतीक अहमद के खिलाफ खड़े हुए हैं। और आप जो अहम एक और उनका जो अपहरण मामला था, जब इन्होंने व्यापारी का मर्डर किया था और उसे देवरिया जेल ले गए थे, उस मामले में भी इन्होंने याचिका जो दायर की थी उसे सीबीआई ने अब खारिज कर दी है। तो कहीं ना कहीं इनकी ताबूत में अब किल जो लगना है वो शुरू हो गया, और कहीं ना कहीं अब जो गवाह है वो भी सामने आ रहे हैं। तो ये कानून का साम्राज्य तो कायम होता दिख रहा है धीरेन्द्र। निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर हम बात करें कि अतीक अहमद का, तो इसका जो साम्राज्य है 4 दशकों तक लगातार इसका साम्राज्य फलता और फूलता रहा। जो इसकी आपराधिक गतिविधियां रही हैं वो लगातार निर्बाध रूप से कायम होती रही। अगर हम बात करें कि योगी सरकार जब पहली बार बनी थी, हालांकि माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात की जा रही थी, लेकिन उस समय जब यहाँ पर जो निवर्तमान अधिकारी रहे हैं कहीं न कहीं उस पर पलीता जरूर लगाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार के मंशा पे वो खड़े नहीं उतर आए। और यही वजह रहा है कि जिस तरीके से सरकार चाहती थी माफियाओं के साम्राज्य को अंत किया जाए, माफियाओं पर कठोर कार्रवाई किया जाए, लेकिन दिखाने के लिए कार्रवाई जरूर की जाती थी। लेकिन माफिया अतीक अहमद जेल में बैठकर अपने साम्राज्य को चला रहा था, उसका जो गैंग था वो फल रहा था, फूल रहा था, आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा था। लेकिन अगर उस पर उसी समय पर प्रभावी कार्रवाई की जाती तो निश्चित तौर पे आज जो कार्रवाई हो रही है, इसी तरह की कार्रवाई योगी सरकार के पार्ट 1 में अगर की गई होती तो माफिया पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गया होता। आज जिस तरीके से इसका जो ये आपराधिक इतिहास या आपराधिक दाम बढ़ता जा रहा है, उमेश पाल की जो निर्मम हत्या की जाती है शायद वो न हो पाती। और यही वजह रही थी जो शहर पश्चिमी के इलाके में जो प्रॉपर्टी का काम है उसका खाता दखल रहा। अगर हम 2019 की बात करें तो जिस तरीके से देवरिया जेल में उसको मारा गया है, पीटा गया है, चाहे वो जो मोहित अग्रवाल है उसको ले जाके जेल में उसको धमकाया गया है, उसके साथ मारपीट की गई है। तो अगर इस तरह की अगर कठोर कार्रवाई की जाती तो इसकी हिम्मत न होती कि इस तरह के कानून को अपने हाथ में ले लेता। तो जिस तरीके से जेल में बैठकर अपने साम्राज्य को चला रहा था, कहीं न कहीं इससे जिम्मेदार उस समय जो तैनात अधिकारी रहे हैं उनका कहीं न कहीं संरक्षण इनको जरूर प्राप्त था, इसीलिए इसका मनोबल बढ़ता गया। लेकिन अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो जिस तरीके से 24 फरवरी को उमेश पाल की निर्मम हत्या की जाती है, उसके बाद इसके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसका पूरा परिवार अब खौफ में है, कानून का डर अब इसके अंदर घुस गया है। परिवार इसका पूरी तरीके से पुलिस को देखकर भाग रहा है। इसका जो बेटा है असद, उसके ऊपर 5 लाख का इनाम है, इसकी पत्नी फरार है जिस पर 25,000 रुपए का इनाम है। आज कोर्ट में जिस तरीके से अतरफ वकील मिलते हैं, एक दूसरे को पकड़कर फूट होते हैं, दूसरे को खून की आंसू रुलाने वाला व्यक्ति आज खुद कोर्ट में फूट कर रो रहा है। बिल्कुल, कहीं सबके बीच एक और अहम खबर मैं आपको बता दूं कि जब उत्तर प्रदेश जेल लाया जा रहा था अतीक को, तो ये याचिका भी इन लोगों ने दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में कि इसे जेल में सुरक्षा दिया जाए। अब उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और इसके अधिवक्ता को कहा गया है कि अपनी जो याचिका है वो लेकर हाई कोर्ट के पास जाइए। तो ये भी एक अहम खबर है, कहीं ना कहीं सुरक्षा की मांग करता था और बचा रहता था। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी है और इससे भी इसके जो हौसले हैं वो टूटेंगे। जी बिल्कुल, अब लगातार इसके ऊपर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि इसका जो आवरा है वो काफी लंबा चौड़ा था, इसकी जो जड़ थी वो काफी गहरी थी, इसके हर जगह इसकी पैर थी। इसमें जो पुलिस के लोग थे उसमें भी इसके लोग सम्मिलित थे जो इसको लगातार मुखबिरी करते थे। यही वजह रही कि पहले 8 पुलिसकर्मियों को यहाँ से गैर जनपद भेजा गया है, उसके बाद 17 पुलिसकर्मियों को यहाँ से गैर जनपद भेज दिया गया है। तो पूरी तरीके से अब इसको कौन लोग हैं उसको चिन्हित किया जा रहा है, कौन लोग इसको शरण दे रहे थे, कौन लोग इसको फाइनेंस के रूप में इसके गैंग को मजबूत कर रहे थे, कौन लोग अतीक अहमद भी गैंग के तहत काम कर रहा था। अब सारी चीजों की कुंडली पुलिस ने खंगालना शुरू कर दिया है। पीडीए भी एक्शन मोड में आ गया है।
जो लोग इनके साथ के रहने वाले लोग थे या इनके परिवार को जो शरण देने वाले लोग थे, उनके घरों को जमींदोज किया जा रहा है। तो जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, उससे इनका पूरा परिवार और इससे गैंग के लोग अब डरे और सहमे हैं। जी और बिल्कुल देखिए, और जिस प्रकार से जेल की सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं और आज किसी भी अन्य जेल कैदी से भी किसी को मिलने की परमिशन नहीं है, यानी कि सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम है। देखिए, अगर हम बात करें नैनी सेंट्रल जेल में, तो जिस नैनी सेंट्रल जेल में आज उसने रात बिताई है, कभी ये नैनी सेंट्रल जेल इसका घर हुआ करता था, बाकायदे इसका दरबार सजता था, इसके लोग इसके सेवा में वहां पर लगे रहते थे। इसके इशारे पर नैनी जेल में पूरे इसके सेवादार पूरे वहां पर सेवा में लगे रहते थे। लेकिन आज हाई सिक्योरिटी बैरिक में रखा गया है। इसका भाई भी नैनी सेंट्रल जेल में था, इसका बेटा अली भी नैनी सेंट्रल जेल में था, लेकिन ये तीनों लोग अभी भी एक दूसरे से मिल नहीं पाए। हाई सिक्योरिटी बैरिक्स में तीनों को रखा गया है। तो निश्चित तौर से अब जेल प्रशासन भी अब इसके खिलाफ सख्त हो गया है। अब इसके जेल के अंदर भी जो सुविधाएं ये अवैध रूप से लेता रहा है, जो जेल से जुड़े लोग रहे, जो इसके सेवा में लगे रहे, उनको भी अब हटा दिया गया है। अब इसके जो नए वहां पर सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया। जो सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं, बॉडी वार्न कैमरे के साथ। बिल्कुल धीरेन्द्र, आपका शुक्रिया। हम आपसे जुड़ेंगे, आप अपनी नजर बनाए रखिए। हमारे सहयोगी अवनीश भी हमारे साथ जुड़ गया। अवनीश, देखिए एक और अहम खबर, जब उत्तर प्रदेश के जेल में अतीक अहमद को लाना था तो तुरंत से ऑनलाइन इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेल भी किया था, लेटर भेजा था और ये सुरक्षा के लिए जेल में अप्लाई किया था कि उत्तर प्रदेश की जेल में उसे सुरक्षा दिया जाए। अब इस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और जो अतीक का अधिवक्ता है उसे कहा गया अपनी याचिका लेकर आप हाई कोर्ट के पास जाइए। ये भी बड़ी खबर है और कहीं ना कहीं ये मनोबल के तोड़ेगा अतीक के। देखिए, अतीक और उसके गुर्गे, उसके परिजनों का मनोबल आज उस वक्त टूट जाएगा जब कुछ देर सजा का ऐलान हो जाएगा। लेकिन हाई कोर्ट में सीबीआई चाहेंगी कि याचिका रद्द की हो, या अभी एक और याचिका रद्द हुई हो, कहीं ना कहीं अब इनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर में जब फैसला आएगा तो बुरे दिनों की शुरुआत भी हो जाएगी। और 40 साल तक अपराध की दुनिया बासात कायम रखने वाले और राजनीतिक दुनिया में विधायक लेकर सांसद तक सफर तय करने वाले अतीक अहमद को अब पहली बार आरोपी से अभियुक्त बनाया गया। तो निश्चित रूप से इनके जो अपराध का सम्राट था उसमें चीज ठोकने का काम आज ये एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला करेगा। और देखिए अवनीश, जो अधिवक्ता है, अतीक के जो अधिवक्ता है दयाशंकर मिश्रा, इसने कहा है कि फैसले के बाद आगे की रणनीति तय होगी। हमें हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार है, यानी कि पूरी तैयारी के साथ है अतीक अहमद भी। देखिए, अतीक के अधिवक्ता भले ही तैयारी के साथ आए हों कि उनको अपील करनी होगी हाई कोर्ट में, उनको अपील करनी होगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की जो अधिवक्ता है वो न्यायालय परिसर के अंदर घुस कर नारेबाजी कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं उमेश पाल का हत्या करने वाले की, उमेश पाल का अपहरण करने वाले अतीक के खिलाफ को फांसी की सजा दी जाए। और बराबर इस तरह के वीडियो भारत समाचार के पास जो उपलब्ध है कि अधिवक्ताओं में खासा आक्रोश है। बाहर जो अधिवक्ता घूम रहे हैं वो भी वही कर रहे हैं, एक अधिवक्ता की हत्या हुई है और अधिवक्ता उस वक्त हत्या हुई जब अधिवक्ता न्यायालय निकल के अपने घर जा रहा था। तो निश्चित रूप से अधिवक्ताओं में खासा आक्रोश भी है। भले ही उनके अधिवक्ता अपने वादी पक्ष के लिए कुछ भी करें, अतीक के अधिवक्ता कोई बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं जो और अन्य अधिवक्ता है उनमें खासा आक्रोश व्यक्त है। बिल्कुल, इस हत्याकांड में देखिए अधिवक्ता के एड्रेस में ही मर्डर हुई है। जो सुरक्षा कर्मी थे, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस के कर्मी थे, वो भी उस वक्त ड्रेस में थे, उनका मर्डर हुआ है। ये बड़ा हत्याकांड था और अधिवक्ताओं में खासा आक्रोश है। आपने देखा होगा अवनीश, अधिवक्ता जो है वो जूतों की माला लेकर के भी पहुंचे थे इसको पहनाने के लिए अतीक को, और फांसी दो की मांग कर रहे हैं। उसके नारे लगातार कोर्ट में लगाए जा रहे हैं अधिवक्ताओं द्वारा। देखिए, अतीक का जो सफर शुरू हुआ था फूलों की माला से शुरू हुआ था और आज जूतों की माला पे खत्म नहीं हो गया। आज अधिवक्ता जब जूते की माला लेके आए तो निश्चित रूप से उनके अंदर एक आक्रोश था अतीक के प्रति, अतीक के कुनबे के प्रति, अतीक के परिजनों के प्रति। और वो आक्रोश ही था जो जूते की माला लेकर न्यायालय परिसर के बाद पहुंचे थे और मुर्दाबाद के अतीक मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे। उन्होंने अपील भी और न्यायालय से अपील भी कर रहे, न्यायालय बराबर मांग भी वो कर रहे हैं कि अतीक को कम से कम फांसी की सजा दी जाए, इससे कम कोई भी सजा अतीक और अतीक परिजन, अतीक गुर्गों को न दी जाए। बिल्कुल, और देखिए अगर बात किया जाए उमेश पाल के परिवार के, तो अभी भी उमेश पाल का परिवार खौफ में कहले, शोक में कहले है। उनकी जो माँ है, उनकी जो पत्नी है, वो कोर्ट नहीं आए अवनीश।
देखिए सुरक्षा की दृष्टि से भी पुलिस ने उनको समझा दिया है कि निश्चित रूप से कहीं न होनी अनहोनी कुछ भी हो सकती है। इसके पूर्व में अतीक अहमद अपने गुरुग्राम कोर्ट के अंदर हमला भी करवा चुका था। उसके पूर्व के जो कर्म थे उनको देखते हुए पुलिस ने उनको सुरक्षा की दृष्टि से उनको घर पर ही सुरक्षा उपलब्ध करा दी कि आप लोग न्यायालय ना जाए, जो न्यायालय जो फैसला है उसको कोई जानकारी सभी को समय रहते हो जाएगी। और यही वजह है कि उनकी पत्नी और उनकी माँ को न्यायालय नहीं लाया गया, घर पर उनको सुरक्षा व्यवस्था में रखा गया है। बिल्कुल, अगर देखिए अगर बात करें अतीक अहमद उसके गैंग के गुनाहों की, तो अवनीश अतीक अहमद 20 से ज्यादा साल तक वक्त आसपास जो प्रयागराज की जगह है वहां पर उसका वर्चस्व कायम है। यूपी के अगर डोजियर के अनुसार बात किया जाए तो अतीक के गैंग IS-227 यानी कि इंटर स्पेस अंतर्राज्यीय गिरोह भी शामिल किया जा चुका है, जिस गिरोह पर NSA, गैंगस्टर और गुंडा एक्ट के भी मुकदमे दर्ज है। तमाम इतने बड़े बड़े मुकदमे, और ये जो IS इंट्रा स्टेट 227 लगाया गया था इनके गैंग के खिलाफ, ये मायावती सरकार में हुआ था अवनीश। ऐसा कोई भी कानून नहीं है, ऐसी कोई धारा नहीं जो अतीक के खिलाफ मुकदमे दर्ज ना हुए किए गए हो और कायम ना किए गए हो। लेकिन किसी भी मामले में, हर मामले में जो आपको कहा गया आरोपी ही बनाया गया। किसी मामले में गवाह सामने नहीं आया, किसी मामले में गवाह सामने आया तो गवाह मुकर गए, जो वादी थे वो मुकर गए। और एक से एक मामलों से पहला मामला ऐसा आएगा जिसमें आरोपी को अभियुक्त बनाया जाएगा। और अतीक अहमद के जो आपराधिक साम्राज्य की जो ताबूत, उसमें एक ताबूत में कील ठोकने का काम ये फैसला करेगा। और देखिए अवनीश, ये पहली बार हुआ है जब अतीक अहमद के खिलाफ 8 गवाह खड़े हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अब कानून पे लोगों को भरोसा है और इस माफिया के डर से लोग हट रहे हैं, इस माफिया के डर से लोग बाहर निकल रहे हैं। यही वजह है कि आखिर आज 8 लोग तो गवाही देने के लिए इसके खिलाफ खड़े हुए लगभग 4 दशकों के बाद। देखिए 4 दशकों के बाद 8 वो गवाह आए, इसके चलते इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया जा रहा है। वरना हर मामले में गवाह या तो सामने नहीं आते या गवाह आते तो टूट जाते हैं। वादी जिस तरह घटना होती वो पुलिस के पास जाता, पुलिस की सुनती नहीं, जो सुनती थी तो पुलिस आती है उसे गुर्गे इस तरह दबाव बना लेते थे अपने आतंक के बल पर कि वो अपना मुकदमा ही वापस ले लेता था। एक से एक मुकदमे, पहले मुकदमे में इस तरह कार्रवाई की जा रही, तो निश्चित रूप से जो और मुकदमे, जो 50 मुकदमे अभी ट्रायल पर चल रहे हैं, उन मामलों में भी वादी और गवाह अब सामने आएंगे और अतीक के जो आपराधिक साम्राज्य को खत्म करने में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे। देखिए अवनीश, अतीक के जुर्म की एक लंबी दास्ता है जो शुरू प्रयागराज से होती है लेकिन मशहूर पूरे देश में है। ये निश्चित रूप से एक अतीक चकिया जैसे कस्बे से निकलकर एक टांगे वाले का लड़का, फिरोज टांगे वाले लड़का निकलकर जो उसको घर से निकाल लेता है फिरोज अपने बेटे को आपराधिक प्रवृत्ति के चलते। हालांकि उसने अपने बाप के साथ भी मारपीट की थी, उसके बाद वो चकिया से निकल पूरे प्रयागराज से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में उसके आतंक का साम्राज्य पूर्वांचल इलाके में फैल जाता है। तो निश्चित रूप से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 1 दर्जन नहीं, 2 दर्जन नहीं, बल्कि 101 मुकदमों के खिलाफ कायम होते, लेकिन कार्रवाई किसी भी नहीं होती, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारें नहीं चाहती थी अतीक खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जा सके, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो। हालांकि थोड़ी बहुत कार्रवाई बहुजन समाज पार्टी की सरकार को हुई, फिर बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में आई तो उसने उस मामले को दबा दिया। तो अतीक को कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रश्न मिला तो बहुजन समाज पार्टी से मिला, समाजवादी पार्टी से मिला, और यही वजह रही अतीक जैसा अपराधी जो चकिया जैसे कस्बे से निकल पूरे उत्तर प्रदेश में आतंक का साम्राज्य कायम किया, तो राजनीतिक दलों की सुरक्षा नहीं था तो यहाँ तक पहुंचा हुआ। देखिए अवनीश, जो MP MLA स्पेशल प्रयागराज के न्यायाधीश है दिनेश चंद्र शुक्ला ने, उन्होंने आखिर दोषी करार दिया अतीक अहमद को। लेकिन इसके पहले की अगर हिस्ट्री पे हम नजर डालें अवनीश, तो अतीक का पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम था। खौफ ऐसा था कि 10 जजों ने उसके केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया था। देखिए जजों ने सुनवाई से अपने को अलग इसलिए कर लिया था तो जो अभियोजन के जो ये DGC ADGP थे, जो अधिवक्ता थे, शासकीय अधिवक्ता थे, जो सरकारी तरफ से सरकारी मामले पक्ष रखते थे, उन लोगों ने ही अतीक के खिलाफ केस लड़ने से मना कर दिया। कोई भी मामले वो सामने नहीं आए थे और यही वजह से 40 साल तक आतंक का साम्राज्य अतीक कायम रहा। न्यायालय भी उसको सजा देने के बाद सोचता था। जो 10 जज जिन्होंने अपने को अतीक के मामले में सुनवाई कर दिया, तो उन्होंने बाद अवनीश, ये पहले ऐसे जज है संजय जिन्होंने इस मामले में अब फैसला सुनाया है, वरना इसके पहले खुद देखिए पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में, प्रयागराज के इतिहास में DC शुक्ला पहले ऐसे जज होंगे जो अतीक के खिलाफ जो आरोप तय किए और आप कुछ ही देर में अतीक के खिलाफ वो फैसला भी सुनाएंगे। और देखिए इसके अगर परिवार की बात की जाए तो उसके परिवार के जो ज्यादा से ज्यादा सदस्य हैं वो गुनाह में
संलिप्त पाए गए हैं। अतीक अहमद खुद जेल में है, शाइस्ता परवीन जो उसकी पत्नी है वो फरार है, अशरफ इसका भाई भी जेल में है, उमर इसका जो बेटा है वो भी जेल में है, अली अहमद इसका बेटा वो भी जेल में है, अरशद इसका बेटा जिसने उमेश पाल हत्याकांड में खुद फायरिंग की थी, खुद गोली चलाई थी, वो फरार है। और देखिए अगर रुख अवनीश उमेश पाल हत्याकांड की जाए तो ये जो शूटर्स हैं ये कहां से आए और सफाई से इस हत्याकांड को अंजाम दिया और उतनी सफाई से फरारी काट रहे हैं। एक बड़ा टास्क पुलिस प्रशासन के सामने इन शूटरों को भी ढूंढने का है, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भी ढूंढने का है, उसके बेटे को भी ढूंढने का है। देखिए उत्तर प्रदेश में ईडी इस तरह के 2 अधिकारी हैं जिन्होंने सरकार को यह बता रखा था, मुख्यमंत्री जी को बता रखा था कि उत्तर प्रदेश में माफिया है तो जेल में है या फिर प्रदेश छोड़ के भाग गया या फिर उसको मौत के बाद उतार दिया गया। लेकिन ये घटना करके अतीक ने जेल के अंदर बैठकर पूरी रणनीति बनाकर ये बता दिया कि नहीं, उत्तर प्रदेश में अभी भी माफिया राज कायम है और माफिया जेलों में बैठ कर इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। और पूरी घटना को अंजाम देने के बाद ये घटना सरे बाजार डूमरगंज इलाके में दिन दहाड़े हुई, उसके बावजूद भी एक भी मुख्य आरोपी चाहे गोली चलाने वाला हो या बमबाजी करने वाला हो, फायरिंग करने वाला हो, कोई भी आज तक पुलिस या एसटीएफ के हत्थे नहीं चला। जबकि कई राज्यों पुलिस की टीमें एसटीएफ में बराबर कैंप कर रही है, बराबर संबंधियों को ढूंढ रही है, संपत्तियों को नष्ट कर रही है, बुलडोजर चलवा रही है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब क्या कुछ अपडेट है। 2 बजे के बाद लंच ब्रेक के बाद सुनवाई होगी। जो अधिवक्ता है वो किस प्रकार के फैसले की उम्मीद कर रहे हैं अवनीश, क्योंकि उनमें खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखिए अधिवक्ताओं का सिर्फ एक ही मांग है जो न्यायालय परिसर में उन्होंने नारेबाजी भी की। हालांकि जिस वक्त नारेबाजी हो रही थी उस वक्त अतीक और उसके भाई असरफ न्यायालय में गले लगकर एक दूसरे से रोए भी थे, ये भी बात निकल के वहां से आ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है अधिवक्ताओं में खासा रोष हो गया। अधिवक्ता उमेश पाल का अपहरण हुआ था, उसमें 17 साल बाद फैसला आना और जब फैसला आना तो उमेश पाल अभी इस दुनिया में नहीं है। बीती 24 फरवरी को उनकी घर के पास ही घर के सामने ही कहा जाए डूमरगंज इलाके में दिन दहाड़े अतीक के गुर्गों ने गोली बम मार कर हत्या कर दी थी। ठीक है, हमारे सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके। अवनीश आप अपनी नजर बनाए रखिए। देखिए धीरेन्द्र, 2017 में जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे थे तो उनका एक अहम सपना था उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करना। उत्तर प्रदेश के माफिया या तो जेल में होंगे या तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं तमाम माफियाओं के कमर तोड़ने के बाद अब मुख्तार जैसे तमाम माफियाओं के कमर तोड़ने के बाद अब अतीक अहमद की बारी है। और कहीं ना कहीं अतीक अहमद का कमर तोड़ने का काम अगर आज उसे सजा हो जाती है तो शुरू हो जाएगा। इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि जो माफिया को है उसको मिट्टी में मिला देंगे। क्योंकि ये पूरा मामला जब उमेश पाल की हत्या होती है उसके बाद विपक्ष ने जब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने लगे हैं तब उसके बाद उसमें साफ साफ सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि माफिया चाहे कोई भी हो उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो लगातार जिस तरीके से यूपी के माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, चाहे अतीक के ऊपर कार्रवाई की जा रही हो, चाहे मुख्तार अंसारी की बात की जाए तो उनके ऊपर लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। और आज यही वजह रही है कि जिस तरीके से 2006 में अपहरण होता है और उस पूरे और देखिए कोर्ट परिसर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अधिवक्ताओं में भी खासा आक्रोश है। अधिवक्ताओं में इतना आक्रोश है कि वो फांसी दो के नारे लगा रहे हैं। अधिवक्ता जूतों की माला लेकर अतीक के लिए पहुंचे हैं। 4 दशकों से अपना साम्राज्य, गुनाह की दुनिया में अपना साम्राज्य कायम करने वाला अतीक अहमद आज पहली बार ऐसा हुआ है कि जब उसके खिलाफ कोई गवाह गवाही देने को तैयार है। हालांकि इस मामले में कुल 10 लोग थे जिसमें से 7 लोगों को दोषामुक्त कर दिया गया है, 3 लोगों को दोषी करार दिया गया है। और थोड़ी ही देर में लंच ब्रेक के बाद इस मामले में फैसला सुना दिया जाएगा और सबकी निगाहें फैसले पर है कि क्या कुछ जो आरोप तय होने के बाद क्या कुछ सजा अतीक अहमद और बाकी के 2 लोगों को दिया जाएगा। और देखिए जब कोर्ट में अतीक को लाया गया तो परिसर में वकीलों ने फांसी दो के नारे लगाए। इससे पहले नैनी सेंट्रल जेल में अतीक को बैन से कोर्ट लाया गया था। इससे सीसीटीवी कैमरे और पर्दे लगे हुए थे। वहीं कोर्ट देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको एमपी एमएलए कोर्ट से दिखा रहे हैं
और हमारे सहयोगी धीरेन्द्र लगातार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ माहौल है अभी? हालांकि देखिए लंच ब्रेक हुआ है, 1:45 हो चुका है, 15 मिनट और है लंच ब्रेक में, 2 बजे से फिर से जो है कार्यवाही शुरू होगी और कुख्यात माफिया अपराधी गुंडा अतीक के खिलाफ फैसला सुनाएगी प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट। अगर बात किया जाए तो यहाँ पर लगातार जो वकील हैं उनकी गहमा गहमी यहाँ पर साफ नजर आती है। बड़ी तादाद में यहाँ पे जमा लगा हुआ है। आसपास के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि आखिर आज अतीक अहमद जो प्रयागराज ही नहीं दूसरे प्रदेशों में भी जिसका आतंक का खौफ था, आज उसको सजा सुनाई जानी है। तो सबकी निगाहें अब उस सजा का कब ऐलान होगा, कितनी सजा होती है, इस सब को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट पर के निगाह टिकी हुई है। लेकिन जिस तरीके से हम बात करें तो सुबह से ही जो कचहरी परिसर है पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। केवल वकीलों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है और किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो लोग हैं, चाहे मीडिया कर्मी हो या काफी वकील हैं, वो सब हर समय का जमावड़ा और देखिए लगातार अभी भी कोर्ट परिसर में वही माहौल है। लंच ब्रेक हुआ है, उसके बावजूद भी लगातार जो अधिवक्ता है उनमें खासा आक्रोश है और वो फांसी दो के नारे लगा रहे हैं। और यही वजह है, कई वजह है कि अधिवक्ताओं में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। कई अधिवक्ता उसमें से ऐसे हैं जिनसे हमारे संवाददाताओं ने बातचीत भी की, जिनका ये कहना है कि कई जो मामले हैं वो खुद अतीक के खिलाफ लड़े हैं, लेकिन अंत में ऐसा होता था कि कोई भी इनके खिलाफ गवाही देने को, कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं होता था। ये डरा धमका कर जो गवाह है उससे गवाही बदलवा लेते थे, अपने फेवर में गवाही दिलवाते थे। और आज जो अतीक अहमद को साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी जेल लाया गया है और आज इसकी पेशी है उमेश पाल अपहरण मामले में, तो कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं में भी आक्रोश है और अधिवक्ताओं का यही कहना है कि कड़ी से कड़ी सजा जो है वो इसको दिया जाए। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, देखिए लगातार हम कोर्ट परिसर के अंदर की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और अधिवक्ताओं में जो आक्रोश है, लगातार फांसी दो के नारे। और जब आप लोगों ने भी अधिवक्ताओं से बातचीत की तो कई अधिवक्ता ये कहते हुए नजर आए धीरेन्द्र कि कई मामले हमने खुद अतीक के खिलाफ लड़े, लेकिन अतीक किसी को गवाही नहीं देता था, गवाह आखिरी में उसी के फेवर में देता था, इसलिए वो हमेशा बरी हो जाता था, कभी उसके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार ही नहीं रहा। बिल्कुल, अगर हम बात करें कि जिस तरीके से ये इसका इतना बड़ा आतंक था कि राजू पाल की 2005 में वर्तमान जो विधायक रहता है, विधायक की दौड़ा कर सड़कों पर निर्मम हत्या कर दी जाती है, गोलियों से भून दिया जाता है। उसके बाद जब उसमें गवाही देने के लिए तैयार होता है जो चर्चित गवाह उमेश पाल होता है, और उमेश पाल को भी किडनैप कर लिया जाता है और अपने आप ही चकिया में ले जाया जाता है और लगातार उसको शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं, करंट उसको उसके पैर में छुआया जाता है, जिस तरीके से वो FIR में जिक्र करता है। लेकिन उस समय चूंकि सपा की सरकार थी, वो लगातार पुलिस से गुहार लगाता रहा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब सरकार बदलती है तो 2007 में वो मामला हिम्मत करके मामला दर्ज कराता है और वो हिम्मत करके लगातार इस पूरे मामले की पैरवी करता रहा। लेकिन आप देख सकते हैं कि खामियाजा उसको भुगतना पड़ा, उसको लोगों ने, इसके गुर्गों ने, इसके बेटों ने मौत के घाट उतार दिया। तो यही इसका खौफ था कि लोग इसके खौफ में गवाही नहीं देना चाहते थे, क्योंकि जानते थे कि अगर हम इसके खिलाफ गवाही देंगे तो हमारा अंत क्या होगा। तो यही इसी खौफ के जरिए जितने भी मामले इसके दर्ज होते थे, ये निर्दोष बरी हो जाता था या गवाहों को डरा धमका के अपने पक्ष में कर लेता था। अभी हालांकि कई ऐसे मामले हैं जिसमें से कि ट्रायल चल रहा है, लेकिन पहला और देखिए ये तस्वीरें हम अशरफ की दिखा रहे हैं आपको कि जब से दोषी मुक्त कर दिया गया तो किस प्रकार से बाहर अधिवक्ताओं से बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। भीड़ बहुत है, नारे लोग लगा रहे हैं अतीक अहमद के खिलाफ, और कोर्ट ने कहा कि भाई आप लोग नारा लगाइए, शांति व्यवस्था बनाए रखिए।
आक्रोशित हैं और क्यों नारा लगा रहे हैं। उनका आक्रोश है कि हमारे अधिवक्ता जिन्होंने मारा है, उमेश पाल अधिवक्ता था, कोर्ट में उसको गोली मारी गई है, वर्दी में था वो, इसलिए अधिवक्ता आक्रोशित हैं और उनका गुस्सा जायज है, नाजायज नहीं है। और ये देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अशरफ की कि दोषम मुक्त होने के बाद अशरफ किस प्रकार से वहां से जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो अधिवक्ता है उनमें आक्रोश है और वो लगातार फांसी दो के नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि किसी भी तरह इस प्रकार जिस प्रकार से उमेश पाल की हत्या की गई, वो एक अधिवक्ता भी थे और उस वक्त ड्रेस में थे, वकीलों के ड्रेस में थे, उस दौरान उन्हें गोली मारी गई। अधिवक्ताओं का कहना है उनमें इस वजह से आक्रोश है। यहाँ ही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 जवान भी उस हत्याकांड में मारे गए थे और इसीलिए तस्वीरें कोर्ट के अंदर से हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए इस मामले में उमेश पाल अपहरण केस में मंगलवार को एमपीएमएलए कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद, यानी कि अभी फैसला नहीं आया है, 2 बजे के बाद फैसला सुनाया जाएगा। एसटीएफ अतीक और अशरफ को उमेश पाल मर्डर केस में 14 दिन की कस्टडी रिमांड पर भी ले सकती है। ऐसा हो सकता है। इसके बाद दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की तैयारी है। इस प्रक्रिया में कुछ दिन लग सकता है। इसके बाद राजूपाल हत्याकांड पर फैसला भी आने की उम्मीद है, क्योंकि देखिए सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में यह मामला चल रहा था। सभी गवाहियां भी पूरी हो चुकी है। राजूपाल हत्याकांड मामले में भी देखिए सभी गवाहियां पूरी हो चुकी हैं, फैसला आना बाकी है। उधर उमेश पाल हत्याकांड के बाद राज्य सरकार अतीक के खिलाफ दर्ज मुकदमे की पैरवी तेज कर रही है। एडीजी अभियोजन आशुतोष पांडे खुद हर मुकदमे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे हालत में अतीक की गुजरात वापसी जाने की जो राह है वो आसान नहीं दिख रही है। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, देखिए ये तो रही बात उमेश पाल अपहरण केस का मामला, वहीं दूसरी ओर राजूपाल हत्याकांड मामला जो सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में चल रहा है, इसकी भी सभी गवाहियां पूरी की जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब देखिए एसटीएफ भी क्या रिमांड पर ले सकती है अशरफ और अतीक को। धीरेन्द्र।